तो ध्यान रखना, जब भी हमें टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है, इसका मतलब ये है कि वहां पे हमें सभी फोर्स को ऐड करना है। अब बताओ इस 2q चार्ज पे कौन कौन फोर्स अप्लाई करेगा, तो यूज करो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये q 2q के ऊपर रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। मान लो इसकी वैल्यू f है, तो f को क्या लिखोगे, k कांस्टेंट q 2q बाय a स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे, इसने इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया वो सराउंडिंग चार्ज की प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता है। सिमिलरली ये जो q रहेगा इस 2q के ऊपर रिपल्सिव फोर्स देखो इस डायरेक्शन में अप्लाई करे नहीं अप्लाई करेगा। यहां पे भी चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट सेम था, यहां पे भी चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इस फोर्स को भी देखो F बोलोगे नहीं बोलोगे, K Q 2Q अपॉन क्या हो गया a स्क्वायर। अब इस 2q चार्ज पे ये माइनस q चार्ज जो रहेगा वो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा, वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस फोर्स को F डैश बोलो। अब इस फोर्स को F डैश क्यों बोल रहे हैं कि देखो मैग्नीट्यूड तो वही है, लेकिन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। और ध्यान रखना जब भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूले में कभी भी हमें साइन नहीं लेना है। किसका साइन नहीं लेना है, चार्ज का। वहां पे हम केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, k डैश, इसका मैग्नीट्यूड q इंटू 2q, ये a पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो ये हो जाएगा वहां पे a√2, तो रिजल्ट हो जाएगा a√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे, इसका स्क्वायर कर दो तो रिजल्ट हो जाएगा k q 2q अपॉन क्या हो गया 2a स्क्वायर। ये तो हो गया फोर्स। अब इस पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट चार्ज के ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, हमें कैलकुलेट क्या करना है, रिजल्टेंट। तो एक तो तरीका क्या है, एक तो तरीका है कि तीनों फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिख दें। जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये स्क्वायर था, तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री है। तो मैंने बोला एक तरीका क्या है, इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखो एफ आई कैप, इसको लिखो एफ जे कैप, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे माइनस एफ बाय रूट टू आई कैप माइनस एफ बाय रूट टू जे कैप, और सबको वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दो। तो यहां से हमें रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर फॉर्म में मिल जाएगा, और वहां से हम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, किसी दो फोर्स को ऐड कर दो, किसी दो फोर्स को ऐड करो। तो चेक करोगे यहां पे ये तुम्हारा स्क्वायर था, पहले हमने इन दोनों फोर्स को ऐड किया। अब प्रॉपर्टी है मालूम है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, और हमने ये चीज पढ़ी है कि दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो रिजल्टेंट हमेशा कहां जाएगा, उसके मिड पे जाएगा। तो 90 डिग्री का मिड 45 डिग्री है कि नहीं है, कितना होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस क्या हो गया एफ स्क्वायर, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ये अगले स्टेप में आ जाएगा वहां पे f√2। देखो है कि नहीं वहां पे। अब इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो f डैश के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 180 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, और f डैश की वैल्यू यही है कि नहीं है वहां पे। अब f डैश मालूम है, f√2 मालूम है, तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चेक करो ना f डैश कितना है, f डैश की वैल्यू अगर चेक करोगे तो ये 2 कैंसिल आउट होगा, क्या हो गया kq स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ये वैल्यू क्या है f√2, ये वैल्यू हुई f√2, f√2 का मतलब क्या हो गया 2√2 kq स्क्वायर बाय a स्क्वायर। चेक करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पे हमने f की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया 2√2 kq स्क्वायर बाय a स्क्वायर। f डैश की वैल्यू हो गई केवल kq स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ये वैल्यू यहां पे बड़ी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा 2√2 माइनस 1, बाहर क्या आएगा kq स्क्वायर बाय a स्क्वायर। यही तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड है।
क्लियर हुआ। तो यहां पे जब मुझे इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कैलकुलेट करना था तो मैंने वहां पे यूज किया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पहले हमने देखा कि इसके ऊपर किस किस के कारण फोर्स लग रहा है और फिर बाद में उन सभी फोर्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर हुआ। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन डिक्टेट करता हूं और बाद में उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, है कि नहीं। तो क्वेश्चन को तुम लोग ध्यान से सुनो और फिर देखो वहां पे, देखो जो पहला क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज q1 is revolving around a fixed charge minus q2 in a circular path of radius r. Calculate the time period of revolution and its speed also. देखो समझ में नहीं समझ में है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज माइनस Q2 है, लेकिन ये चार्ज मेरा कैसा है, ये चार्ज मेरा फिक्स्ड है। इस माइनस Q2 चार्ज के चारों ओर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वो जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल Q1 है और ये Q1 चार्ज अब क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड इट्स स्पीड। तो एक तो हमें फाइंड आउट करना है इसका टाइम पीरियड, दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है उसकी स्पीड। अब यहां पे मैं कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, हमने ये चीज सर्कुलर मोशन में पढ़ी है कि कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन तभी परफॉर्म करती है जब उसके पास क्या होता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स था इट इज द नेट फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहां पे अगर Q1 चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर पा रहा है तो इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, Q2 Q1 के ऊपर इस डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो Q2 इस डायरेक्शन में Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है और वो फोर्स कितना था, यूज करो वहां पे कूलम्स लॉ। सर्कुलर पाथ का रेडियस वहां पे वो कितना बोल रहा है, सर्कुलर पाथ का रेडियस बोल रहा है वहां पे स्मॉल r। तो अब तुम क्या बोलोगे, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो हो जाएगा Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब Q2 ने Q1 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया है वो एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है दोनों के बीच में बनने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जो भी नेट फोर्स होता है टुवर्ड द सेंटर उसको हम क्या लिखते थे, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो याद है कि नहीं याद है वहां पे। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहले हमने नेट फोर्स लिखा, नेट फोर्स को लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर इंटू m, AC को क्या लिखोगे, V स्क्वायर बाय r। तो यहां से हमें क्या कैलकुलेट करना है, V की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट K Q1 Q2 बाय mr। K की वैल्यू वहां पे पुट कर देना, कुछ नहीं बोल रहा है तो मीडियम हम एयर लेके चलेंगे। तो रिजल्ट हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू r। यही तुम्हारी वहां पे क्या होगी, इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड रही होगी। फिर वहां पे हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे चलता है तो v और ओमेगा उसकी एंगुलर स्पीड थी, तो रिलेशन था v इक्वल्स टू r ओमेगा था। अब बताओ जब ये पार्टिकल मूव करेगा किसी टाइम पे, अगर मान लो ये पार्टिकल यहां कहीं पहुंचा तो Q2 Q1 के ऊपर हमेशा फोर्स कहां अप्लाई कर रहा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ध्यान रखना इस केस में टेंजेंशियल फोर्स जीरो है, और टेंजेंशियल फोर्स अगर जीरो है इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा। पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसको वन कंप्लीट रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा।
अब कैसे कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट याद होगा, ओमेगा को हम लोग लिखते थे थीटा बाय टी, ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी है। जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा तो उसने एंगल टर्न किया 2 पाई, टाइम कितना लगा टी। ओमेगा को हम क्या लिखते थे, ओमेगा को हम लिखते थे v बाय आर। तो रिजल्ट याद होगा 11th में हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बाय वी। तो ये रिजल्ट याद रखना है। अब हम v की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इस v की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो नोट डाउन करो यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और फिर मैं उसको सॉल्व करता हूँ। लिखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, अ पॉइंट चार्ज QA, अ पॉइंट चार्ज QA और QA की वैल्यू दी हुई है +100 माइक्रोकूलम, इज प्लेस्ड एट पॉइंट A, और A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 1,0,2, ये सब मीटर में है। एंड अनदर पॉइंट चार्ज QB, और QB की वैल्यू दी हुई है +200 माइक्रोकूलम, इज प्लेस्ड एट पॉइंट B, और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 4,4,2 मीटर। फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो बताना है कि दोनों के बीच में